जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसमें 2024 के करंट अफेयर को लिया गया है। ठीक है, टोटल 1000 प्रश्न करवाए जाएंगे और यहाँ पर इसके पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसका 7वां वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देख लीजिए। इसका 7वां पार्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। आने वाले टाइम में लाइनअप में कई एग्जाम लगे हुए हैं, लाइक है जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, उत्तर प्रदेश पुलिस, वीपीओ, सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अयोध्या। अयोध्या देखिए चर्चा में रहा और अयोध्या से जो महत्वपूर्ण चीज़ें बन सकती हैं साथ ही इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना। देखिए योजना से रिलेटेड जितने भी होते हैं सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना ये क्या है? तो इस योजना में बताया गया है कि इसमें 600 आवेदकों में से 460 व्यक्तियों ने व्यक्तिगत आय और रोजगार के अवसरों पर योजना के प्रभाव को उजागर करने वाले प्रमाण पत्र जारी किए हैं। ठीक, पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है पेइंग गेस्ट होम स्टे फेयर कितना है? तो यह 1500 से 2500 रुपये इसका पेइंग गेस्ट होम स्टे फेयर है। तो इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना का फेयर कितना है? तो 1500 से 25 रुपये इसका पेइंग गेस्ट फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना के तहत जिन मालिकों के घर में 2 से 5 अतिरिक्त कमरे हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा कितने कमरे अधिक रहने चाहिए? कम से कम 2 से 5 कमरे अतिरिक्त हैं तो वे क्या कर सकते हैं? अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए बात अयोध्या की आई है तो अयोध्या से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं इसको हम स्टैटिक जीके वाले फॉर्मेट में कवर करेंगे। लेकिन अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो इसको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना क्या है? इसमें 600 आवेदकों में से 464 व्यक्तियों ने व्यक्तिगत आय और रोजगार के अवसरों पर योजना के प्रभाव को उजागर करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किए। पेइंग गेस्ट योजना का जो होम स्टे फेयर कितना है? 1500 से 2500 रुपये है। और अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना के तहत जिन मालिकों के घरों में कितने कमरे हैं? 2 से 5 अतिरिक्त कमरे हैं, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर आई है अयोध्या की। तो अयोध्या से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है इसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि अयोध्या, ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। किसके नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बसा है। अब अयोध्या चर्चा में रहा क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसके थोड़ा पीछे चलते हैं तो राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? 2020 में। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला पॉइंट है श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या है यह किस नाम से जानी जाती है? यह साकेत नगरी के नाम से जानी जाती है। इनको भी याद रखिएगा, ये भी साथ में साकेत नगरी के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यह ऊंचाइयों से प्रश्न पूछता है। तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट। याद रखिए कितनी है? राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? तो राम मंदिर में 392 खंभे हैं। इसको भी याद रखिएगा। और राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? तो राम मंदिर में टोटल मंडपों की संख्या 5 है। याद रखना है क्या? राम मंदिर में टोटल मंडपों की संख्या 5 है। कौन कौन से मंडप हैं? जैसे नृत्य आपके मंडल हो गए, ठीक है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा, प्रार्थना और कीर्तन, ये 5 मंडप बनाए गए हैं।
ठीक है, पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। राम मंदिर में कितने खंभे लगे हुए हैं? 392 खंभे लगे हुए हैं। और राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो राम मंदिर में 5 मंडप हैं। पांचों मंडपों के नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपको ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा मंडप है या कौन सा मंडप नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। ठीक है, और राम मंदिर के निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। यह राम मंदिर किसके द्वारा किस कंपनी के द्वारा निर्माण की जा रही है? तो L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा वो कब हुई ये भी याद रखना है। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो कितने समय का हुआ था? यह 84 सेकंड का था। कितने सेकंड का? 84 सेकंड का। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे सब कुछ हमने कवर कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से रट लीजिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और स्टैटिक जीके से क्या प्रश्न बनता है? अयोध्या से, यानी सब कुछ अयोध्या से हम करवा देंगे, कुछ भी आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। अयोध्या में जैसे कौन कौन से मंदिर हैं? एक हनुमानगढ़ी मंदिर है। क्या है? एक हनुमानगढ़ी मंदिर है। ठीक, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कनक भवन है। कनक भवन मंदिर भी कहाँ पर है? अयोध्या में। राम कथा संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपके अयोध्या में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम कथा संग्रहालय कहाँ पर है? अयोध्या में। तो बहुत चीज़ें हमने यहाँ पर कंफर्म करा दिया अयोध्या से रिलेटेड। ठीक है, एक ही देखिए, एक ही अयोध्या नाम आया, अयोध्या से हमने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करवा दी। तो इतना पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस शहरों को जोड़ता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होते हुए 518 गांवों को कवर करेगा। कितने गांव को? ये पॉइंट याद रखिएगा, 12 जिलों से होकर जाएगा और 518 गांवों को कवर करेगा। और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है। कितने लाइन का? 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है। और इस पर टोल प्लाजा की बात करें, लगभग 15 टोल प्लाजा होने वाले हैं। ठीक है, और गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच जुड़ेगा। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज के बीच। और अगर पूछे मेरठ के किस गांव से, तो मेरठ के बिजौली गांव से। याद रखिएगा, मेरठ के बिजौली गांव से, प्रयागराज के जूड़ापुर दांडू गांव से। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन दे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आपको क्वेश्चन कलेक्शन मिलता नहीं है। और यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके दोनों के लिए यहाँ पर ई बुक तैयार की जा रही है और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर सब कुछ क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगले महीने यह बुक जारी हो जाएगी और आप लोग इसको पढ़ के अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रखे गए हैं, फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं रखा गया है। वही क्वेश्चन रखे गए जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मंथ में ई बुक जारी होगी कंप्यूटर की, यहाँ पर इसकी यूपी जीके की और करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको लीजिएगा और इसमें सब कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो गंगा एक्सप्रेसवे था। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। अगर पूछे मेरठ के किस गांव को? मेरठ के बिजौली गांव से, प्रयागराज के जूड़ापुर दांडू गांव से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होते हुए 518 गांव से गुजरेगा और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है यहाँ जो है 2024 के लास्ट तक यह शुरू हो जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल 1047 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, टोटल लंबाई। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट फेज में 2 फेज में कंप्लीट होगी, तो फर्स्ट फेज में इसका जो लेंथ कंप्लीट होगा कितना होगा? 594 किलोमीटर। कितना? 594 किलोमीटर फर्स्ट फेज की लंबाई होगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा जितना पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार का नाम जो है क्या परिवर्तित कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 110% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। देखिए हाल ही में 2 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? रितु करिधल को दिया गया। ठीक है, रितु करिधल और नवीन तिवारी को दिया गया। अच्छे से याद
रखिएगा, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, विश्वास करिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार का नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। और 2024 में यह गौरव सम्मान 2 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, कितने व्यक्तियों को, 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? पहला तो रितु करिधल को दिया गया, ठीक है, रितु करिधल को दिया गया, और दूसरा नवीन तिवारी को दिया गया। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात आई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था भैया? यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था। और उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ पर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ जो पूर्वी देशांतर है, यह 84 डिग्री से लेकर 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगी हुई है यह टोटल 9 राज्यों को टच करती है, ठीक है। 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किन किन राज्यों से लगी हुई एक बार देख लीजिए। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, और यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। वहीं विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सीमा में आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। उत्तर में उत्तराखंड है, और उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में बिहार एवं झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद और खंडपीठ इसकी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। और इसमें मंडल कितने हैं? मंडल 18 हैं। और अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। और विधानमंडल किस प्रकार का है? द्विसदनात्मक है। याद रखिएगा, जितना पॉइंट करवाए हैं सब कुछ एक साथ यहाँ पर कलेक्शन करके करवा दे रहे हैं, ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार से, और हम लोग पूरा जो है उत्तर प्रदेश का ही सब कुछ कवर कर लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है यश भारती पुरस्कार का नया नाम। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दें, एक छोटी सी सूचना है। यहाँ पर UP-SSC के लिए कंप्यूटर की ई बुक तैयार की गई, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में। आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, होम्योपैथी, चाहे जिसका भी एग्जाम देने जा रहे हैं, AGTA वगैरह, सब जगह कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बुक तैयार की गई है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो इस पैटर्न को फॉलो करे। तो यहाँ पर 100% ओरिएंटेड कंटेंट के साथ इस बुक में रखा गया है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के बाद आपको PYQ क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट में हमने MCQ टाइप में क्वेश्चन भी रखा है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सब कुछ अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, एकदम एग्जाम में क्लियर नंबर लेना चाहते हैं, क्लियर कट पढ़िए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको फ़ोन पे करके 100 रुपये फ़ोन पे करना है। 100 रुपये फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको सेंड करना है। स्क्रीनशॉट जैसे ही सेंड करेंगे, आपको थोड़ी बहुत देर बाद जो है इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और जब स्क्रीनशॉट शेयर करिए फ़ोन पे का, ठीक है, पेमेंट का, तो आप अपना उसमें नाम जरूर मेंशन करिए। चलिए, और उसके बाद देखिए, पेमेंट करने का एक और मेथड है, QR कोड दिया गया है। और QR कोड का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर QR कोड दिया जा रहा है, QR कोड आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाओं का पहला चरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थापित होगा। तो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थापित होगा, तो बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर जो 1000 प्रश्न करवाए जाएंगे, ये आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च होने वाली है, तो उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाओं का पहला चरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थापित होगा। तो यह बुंदेलखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। कहाँ होगा? बुंदेलखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। यहाँ पर अगर देखिए बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में अगर कुल जनपदों की संख्या की बात करें, तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। ठीक है, कौन कौन से जनपद हैं इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला है चित्रकूट होता है, फिर बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35,000 करोड़ की 4 बड़ी सौर परियोजनाओं का पहला चरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थापित होगा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। अब देखिए बात करें पूर्वी क्षेत्र की, बात आई है, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का मैप अगर आप पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। कौन सा भैया है? सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। कौन सा है? बलिया। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। सबसे पश्चिमी शामली है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। तो बुंदेलखंड की बात आई, तो बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करें, तो पूर्वी में कौन सा जिला आता है? बलिया आता है। पश्चिमी में शामली आता है। उत्तर में सहारनपुर आता है। दक्षिण में सोनभद्र आता है। चलिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको ई बुक में। जब ई बुक आप लेंगे ना, सब कुछ यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है ना कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, नेक्स्ट मंथ ई बुक जारी होने वाली है। चलिए, यहाँ पर 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? ठीक है, तो 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? तो यह बखीरा पश्चिम बिहार में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, पश्चिम बिहार की बात किया है, तो किस पश्चिम बिहार में? क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? तो यह 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। 50 मेगावाट की बात कर रहा है, कितने मेगावाट की? 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पर? बखीरा पश्चिम बिहार में। ठीक है, चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चलिए, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन जरूर बताइए, अभी इसी वक्त कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एनटीपीसी। जैसे यहाँ पर देखिए 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा बखीरा पश्चिम बिहार में, उसी प्रकार एनटीपीसी के द्वारा भी 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ पर सेटअप होने जा रहा है? तो यह अयोध्या में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का कलेक्शन जल्दी आपको मिलेगा नहीं इस टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त किया गया है, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए, एनटीपीसी ने 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ सेटअप करेगा? तो यह अयोध्या में सेटअप करेगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए, एनटीपीसी के द्वारा यह 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा अयोध्या में। देखिए, यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, 2-3 तरीके से। कैसे पूछेगा? एनटीपीसी के द्वारा कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अयोध्या में सेटअप होगा? तो यह 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अयोध्या में सेटअप होगा। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एनटीपीसी ने 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ सेटअप करेगा? तो यह अयोध्या में सेटअप करेगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अयोध्या में सेटअप किया जाएगा,
किस कंपनी के द्वारा, तो किसके द्वारा, तो यह एनटीपीसी के द्वारा सेटअप किया जाएगा। तो 3-4 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसके बाद चाहे जैसे क्वेश्चन बनाए तो आप इजीली कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में विकास परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में विकास परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है ब्यूटिफिकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य। यानी फर्स्ट मोटो क्या है? तो फर्स्ट मोटो है चित्रकूट जिले के राजापुर गांव। ये याद रखिएगा, गांव का नाम क्या है? राजापुर गांव है। तो चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में विकास परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्यूटिफिकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर राजापुर गांव याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मेमोरियल बनाया जाएगा? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी मेमोरियल को टीएम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? टीएम भी कहा जाता है। तो वर्ष 2024 में यूपी के चित्रकूट में तुलसी मेमोरियल बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह क्वेश्चन 2-3 तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में चित्रकूट में किस मेमोरियल का उद्घाटन किया जा रहा है? तो यह तुलसी मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तुलसी मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लखनऊ। बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ में। तो लखनऊ में आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, राहत वाणी केंद्र, जिसको कहते हैं आरवीसी। क्या कहते हैं भैया? आरवीसी कहते हैं। तो आरवीसी का उद्घाटन किसने किया? तो आरवीसी का उद्घाटन किसने किया? राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसमें कोई पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो लखनऊ में आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया। और यह लखनऊ के कहाँ पर किया गया? तो लालबाग एरिया में किया गया। यानी आपदा से पहले ही, जब आपदा आने वाली रहेगी उससे पहले यह जो है बता देगी कि यहाँ पर आपदा आने वाली है। तो राहत वाणी केंद्र इसी के लिए स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो लाल बाग एरिया में किया गया है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया, जो कि राज्य के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट, देखिए आपको ई बुक में सब कुछ इसी प्रकार इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार, नोट, हाईलाइट सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ मिलने वाला है। यानी आप इस प्रकार कोई बुक में डिजाइन किया ही नहीं रहता है जिस प्रकार यहाँ हैंड रिटन नोट्स में हमने डिजाइन किया। यानी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर दिमाग में छप जाएगा। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल का नाम क्या है? संविद गुरुकुलम नाम है। क्या भैया? संविद गुरुकुलम है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और इसमें यहाँ पर 870 बालिका पढ़ेंगे। किसमें? ये जो संविद गुरुकुलम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, इसमें 870 बालिका पढ़ेंगी। और इसी प्रकार का जो है, ये तो पहला विद्यालय खोला गया है, सैनिक विद्यालय। इसी प्रकार जो है सरकार की योजना है कि आगे 100 विद्यालय खोलना है। ठीक है, 100 विद्यालय खोलना है, ताकि जो बेटियां हैं उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी सेना की तरफ उनका रुझान बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको 2-3 टाइप से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? तो यह मथुरा में किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल, जिसका नाम है संविद गुरुकुलम नाम है। क्या नाम है भैया? 2-3 बार याद करवा रहे हैं ताकि इसी वीडियो में याद भी जाए। अभी फटाफट रिवीजन भी करवाएंगे। संविद गुरुकुलम का उद्घाटन किया गया, और यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और इसमें 870 बालिकाएं पढ़ेंगी। और आगे चल के जो है, ये तो पहला स्कूल खुला है सैनिक स्कूल, आगे चल के गवर्नमेंट की योजना है कि 100 स्कूल का यहाँ पर खोला जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर प्रयागराज में फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है? तो आप सभी को पता है कि पहला फ्लोटिंग रेस्तरां जो है प्रयागराज में खोला गया है। तो इसका जो प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन सी संस्था कर रही है? तो यूपीएसटीडीसी कर रही है। कौन कर रही है भैया? यूपीएसटीडीसी कर रही है।
अब यहाँ पर बात करते हैं UPSTDC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाएगा फुल फॉर्म आपसे। तो उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। यूपी से आपको पता है उत्तर प्रदेश हो गया, एस से स्टेट हो गया, टी से टूरिज्म हो गया, और डी से डेवलपमेंट हो गया, और सी से कारपोरेशन हो गया। तो हमारा पूरा हो गया, UPSTDC का फुल फॉर्म हो गया उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्तरां कहाँ खोला गया है, प्रयागराज में खोला गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन CM योगी जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी कंपनी यह रेस्तरां बना रही है, तो यह लिटमस नामक कंपनी है, वही जो है यह रेस्तरां बना रही है। तो यानी प्रयागराज में पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का प्रबंधन जो है UPSTDC कर रही है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन कर रही है, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और कौन सी कंपनी इस रेस्तरां को बना रही है, तो लिटमस नामक कंपनी इस रेस्तरां को बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश द्वारा ठीक है, उत्तर प्रदेश में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए अयोध्या हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। अच्छा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर किए। और इस प्रकार की अगर वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और एक बार चलिए इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी लिया गया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन रिवीजन का कि अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना क्या है। तो इसमें 600 आवेदकों में से 464 व्यक्तियों ने व्यक्तिगत आय और रोजगार के अवसरों पर योजना के प्रभाव को उजागर करने वाले प्रमाण पत्र जारी किए हैं। पेइंग गेस्ट योजना का स्टे फेयर कितना है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका फेयर कितना है, फेयर आपसे पूछा जाएगा। तो 1500 से 2500 रुपये इसका फेयर रखा गया है। अयोध्या होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना के तहत जिन मालिकों के घरों में 2 से 5 अतिरिक्त कमरे हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए हम डबल स्टार में शामिल करते हैं। कितने कमरे होने चाहिए तब यह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 2 से 5 अतिरिक्त कमरे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिवीजन का है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है। तो यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जूडापुर दांडू गांव से जोड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार का नाम जो है क्या परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं, रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35,000 करोड़ की 4 बड़ी परियोजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थापित होगा। तो यह बुंदेलखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा, तो यह बखीरा पश्चिम बिहार में बनेगा। NTPC ने 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ सेटअप करेगा, तो यह अयोध्या में सेटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में विकास परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ब्यूटिफिकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में यूपी के किस जिले में तुलसी मेमोरियल बनाया जाएगा। तो तुलसी मेमोरियल का निर्माण जो है कहाँ किया जाएगा भैया, चित्रकूट में किया जाएगा। चलिए यहाँ पर चित्रकूट बताइए किस मंडल के तहत आता है, किस मंडल में आता है। चलिए जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट, और जो लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे सबसे पहले उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे। लखनऊ में आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहतवाणी केंद्र RVC का उद्घाटन किसने किया। तो राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया। लालबाग एरिया में यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवीजन का, कि उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल जिसका नाम है संविद गुरुकुलम का उद्घाटन किसने किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
किया। और इसमें टोटल 870 बालिका पढ़ेंगी और आगे चलकर यहाँ पर ये पहला स्कूल खुला है, लेकिन आगे चलकर यह 100 स्कूल लगभग खोले जाने की योजना गवर्नमेंट बना रही है। अगला है प्रयागराज में फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का मैनेजमेंट जो है किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो यह UPSTDC के द्वारा किया जा रहा है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन इसका पूर्ण रूप है। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो यह CM योगी जी के द्वारा किया गया। बात करें कौन सी कंपनी यह रेस्तरां बना रही है, तो लिटमस नामक कंपनी यह रेस्तरां बना रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है रिवीजन का क्वेश्चन, PM मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए अयोध्या हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, तो यह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया है। और इसी के साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। करंट अफेयर का हमने बिल्कुल फुल डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ यहाँ पर व्याख्या के साथ हल यहाँ पर देखा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपने कंप्यूटर की ई-बुक अभी तक परचेज नहीं की है, और आपको बता दें कि अभी तक कंप्यूटर की लगभग 350 से ज़्यादा लोगों ने यह बुक परचेज कर लिया है, तो अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए यह वरदान साबित होगा और यह आपकी सीट जरूर फिक्स कराएगी। ठीक है, और कंप्यूटर की ई-बुक जारी हो गई है, और इसके बाद जो है अब जो नेक्स्ट ई-बुक जारी होने वाली है वह UP GK और करंट अफेयर की होने वाली है। बिल्कुल ज़बरदस्त कलेक्शन रहेगा। जिस प्रकार कंप्यूटर की ई-बुक हमने जारी किया उसी प्रकार UP GK, ठीक है, UP GK और UP करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। भैया उसको आप रट डालिएगा, बस इतना कहेंगे। चाहे ऊंचाइयों से प्रश्न हो, क्योंकि UPSSC का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, विभिन्न ऊंचाइयों, इमारतों की जो ऊंचाइयां वगैरह होती हैं, सब कुछ अच्छे से एकदम डिजाइन किया गया है। उस बुक में अच्छे से डिजाइन किया गया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ मिलेगा, यानी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट मंथ यह बुक जारी होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का अच्छा कमेंट आएगा, तो निश्चित रूप से हम इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।